हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अमन इंदिरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है AIC लाइव। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर 1 ऑफ CBSE। इसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, किससे मिलके बने हैं, किन को रियल नंबर कह सकते हैं, किनको रियल नंबर नहीं कह सकते हैं। और उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को खत्म करेंगे। ठीक है, और ये वन शॉट वीडियो भी कह सकते हो आप इसको, और इसको कंप्लीट कवरेज मतलब कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स इन वन शॉट है। ठीक है, सुनने में अजीब लग रहा है पर ये सच है, पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद आपको कोई क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं है। ठीक है, और समय भी आपका कम से कम लिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रियल नंबर्स, कोई पूछे रियल नंबर क्या है तो सिंपल सी बात है, रियल नंबर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स को अगर आप मिला दीजिए, रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स को अगर आप मिला देंगे तो क्या बनता है, रेशनल एंड इरेशनल को मिला देंगे तो बनता है रियल नंबर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको रेशनल के बारे में भी पढ़ना है, हमको इरेशनल के बारे में भी पढ़ना है, और जो कंबाइंड हो जाएगा वही रियल नंबर बोल देंगे। तो कोई पूछे रेशनल नंबर क्या होता है, सिंपल सी बात है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P अपॉन Q फॉर्म। सिर्फ 10 मिनट लेक्चर दूंगा इन सब बातों पे। ठीक है, क्योंकि टॉपिक का इंट्रो बहुत जरूरी है, 4 से 5 MCQs इन बातों पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इनको समझने में काफी बार बच्चों को दिक्कत होती है, तो इस समझना जरूरी है। कैन बी एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट P एंड Q आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या होते हैं बेटा, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अच्छा, सो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, लाइक 4 अपॉन 3 माइनस 2 अपॉन 9, 5 अपॉन माइनस 5 अपॉन 4, 3 अपॉन 0, जैसे कि कहा गया। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, √2 अपॉन 3। ठीक है, और √4। तो बात समझिएगा बहुत ध्यान से। अब से कहा गया कि हर वो नंबर रेशनल होगा जो P अपॉन Q के फॉर्म में आप जिसको लिख पाओगे। बस अपॉन में कभी 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों ही पार्ट ऊपर नीचे हैज टू बी इंटीजर। तो ध्यान से देखो, क्या 4 अपॉन 3 रेशनल है? बिल्कुल रेशनल है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है। क्या ये रेशनल है? हाँ है। क्या ये भी रेशनल है? बिल्कुल है। ये रेशनल नहीं है क्योंकि अपॉन में 0 आ गया है। ये रेशनल नहीं है, अपॉन में क्या आ गया है? 0 आ गया है। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। ऐसे ये देख लीजिए आप, √2 जो है वो इंटीजर नहीं होता, नॉट एन इंटीजर भाई। आपको क्या पता है इंटीजर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, 0 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, मतलब आगे बढ़ते जाओ पीछे बढ़ते जाओ। तो √2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये भी आपका रेशनल नहीं है। √4 इज इक्विवेलेंट टू 2, तो ये आपका रेशनल है। समझ में आ गया? तो ये होती है रेशनल के बारे में बातें। ठीक है, अच्छा, रेशनल में कई कॉलम में आप एक और बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स। अच्छा सर कैसे? अरे सिंपल सी बात, जिसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख पाएंगे वो रेशनल है। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कैन बी एक्सप्रेस इन P अपॉन Q फॉर्म। तो बात समझिएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, एग्जाम्पल तौर पर बेटा 4.421, रुक गया। टर्मिनेट की हिंदी क्या होती है? रुक जाना, मतलब डैश डैश ना आना। लाइक 5.4269112, रुक गया ना, बस खत्म, टर्मिनेटिंग है। ये सब टर्मिनेटिंग है। ठीक है, कोई डाउट? बिल्कुल नहीं। अच्छा, और रिपीटिंग डेसिमल्स, जो जिसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है थ्रू आउट द इन्फिनाइट प्रोसेस, मतलब इन्फिनाइट चलता रहता है। रिपीटिंग डेसिमल्स भी क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं। रिपीटिंग डेसिमल्स आर आल्सो रेशनल नंबर्स, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात की जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे होगा, तो जैसे मान लीजिए 5.421, ठीक है, डैश सॉरी 421 है ना, 421 अच्छा, अगर यहीं रुक गए, मान लीजिए हमने ऐसे लिख दिया, तो ये किसमें आएगा? ये अभी टर्मिनेटिंग है। क्यों टर्मिनेटिंग है? क्योंकि इसमें डैश डैश नहीं लगा, मतलब भले एक पैटर्न रिपीट हुआ पर जाके हम रुक गए। रुक जाने की इंग्लिश ही टर्मिनेटिंग होती है ब्रो, है ना। यहाँ पे जब तक तुम लगाओगे ना डैश डैश,
डैश डैश दिखा रहा है कि भैया चलते जा रहे, रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो ये रिपीटिंग हो गया। 6.91 ऐसे बार लगा तो 91 का बार क्या होता है, इसका मतलब 6.919191 डैश डैश डैश, ये भी रिपीटिंग होता है। 5.426 बार, मतलब 4 तो ये तो बार लगा नहीं, इसका मतलब 5.4262626 बार डैश डैश डैश, ये सब किस में आते हैं, रिपीटिंग डेसिमल में आते हैं। तो बात इतनी सी है कि P अपॉन Q के फॉर्म में आप जिसको लिख पाओगे उसे हम बोलते हैं रेशनल। टर्मिनेटिंग डेसिमल को भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और रिपीटिंग को भी P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपने 9th में एसओ को P अपॉन Q के फॉर्म में बहुत ज्यादा लिखा है, आप याद करिए। अगर नहीं भी याद है तो हम एक दो क्वेश्चन अभी कराएंगे, रास्ते में पढ़ेंगे तो आप देख लेंगे, ठीक है। अगर छोटी सी अगर हम लोग प्रैक्टिस करना चाहें, छोटी सी प्रैक्टिस करना चाहें, बहुत क्विक प्रैक्टिस, आपसे क्वेश्चन कह दिया मैंने, ठीक है, कि विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट डिवीजन, मतलब विदाउट डिवीजन, बिना डिवाइड किए, विदाउट डिवीजन बताओ, विदाउट डिवीजन बताओ, ठीक है, कि टर्मिनेटिंग कौन एंड रिपीटिंग कौन। विदाउट डिवीजन बताओ टर्मिनेटिंग कौन और रिपीटिंग कौन, बिना डिवाइड किए, ठीक है। चलिए देखते हैं, मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने आया, जैसे ये आपके आ गया 4/9, ठीक है। जैसे ये आ गया आपके सामने 27/81, या 1 मिनट, 27/108 आ गया, ठीक है। फिर आपके सामने आ गया 5/21 आ गया, अच्छा। और जैसे मान लीजिए आपके सामने आ गया 7/1000 आ गया। एक बस एक और पार्ट है, और लास्ट पार्ट जैसे मैंने आपसे कह दिया कि 6/125 आ गया। तो बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा रिपीटिंग है। सबसे पहले क्या करना होता है, ध्यान समझिए, सबसे पहले करना क्या होता है बेटा, सबसे पहले आप डिनोमिनेटर का फैक्टराइज कर लो, सॉरी, तो सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में देखो, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, क्या 4/9 किसी से कटते हैं, क्या 4/9 में कोई कॉमन फैक्टर है, आई थिंक नहीं है। उसके बाद अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, क्या दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग सिंपल हिंदी है, ठीक है, से मैं यहां लिख दे रहा हूं, इफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इफ डिनोमिनेटर इज इन 2 की पावर m एंड 5 की पावर n फॉर्म ओनली, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, देन इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। सारी बातें हम लोग यही पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग सिर्फ सवाल में टाइम वेस्ट ना हो हमारा, ठीक है। मतलब सर, मतलब जब भी अपॉन, मतलब डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करोगे आप, और अपॉन में डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने पर अपॉन में सिर्फ 2 आए, बात समझिएगा, सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या यही दोनों आए, इनके अलावा कुछ ना आए, ठीक है, तो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज क्या है, रिपीटिंग। तो यहाँ तो दो 3 आ गए, तो आप क्या बोलेंगे, ये क्या है, रिपीटिंग है। क्या है ये, 1 मिनट, क्या है ये भाई साहब, ये आपके रिपीटिंग हो गए। अच्छा, इसकी बात कर लीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए, ना ना ना, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इफ दे आर, नो दे आर नॉट। 27 1 जा, 27 4 जा, अब ये है 1/4, 4 को फैक्टराइज कर लो, 2 into 2। मैंने क्या बोला, अपॉन में डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 आए, सिर्फ 5 आए, या दोनों आए, तो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है। तो यहाँ सिर्फ 2 आ रहा है तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, मतलब इसको जो डिवाइड करोगे तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उसका कि डैश डैश नहीं आएगा, वो वैल्यू वहीं रुक जाएगी। 5.21 कितना होगा, पहले का देखो कैसे कैसे प्लस फॉर्म में है तो ऐसे आप 9th में पढ़ के आते हुए, बट ठीक है, मुझे लगा बता, मैं बता दिया। 21 क्या ब्रो, 3 into 7, तो अपॉन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 7, दो आ रहे हैं। मैंने बोला 2 और 5 के अलावा कोई बर्दाश्त नहीं है, तो दो आ गए, ये क्या बोलोगे, रिपीटिंग, ठीक है। इसमें आपको कहीं भी डिवाइड करना पड़ रहा नहीं है, ठीक है, ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं, फैक्टराइज कर लो। तो सिर्फ 2 आए, इट्स ओके, टर्मिनेटिंग है, सिर्फ 5 आए, इट्स ओके, अगेन टर्मिनेटिंग है, दोनों आए तो भी टर्मिनेटिंग है, इसके अलावा कुछ भी आए तो क्या, रिपीटिंग। इसे देख लिया 7/1000, आप जब फैक्टराइज करेंगे कितना आएगा, 2, अगेन 2, ठीक है, फिर अगेन 2, फिर 5, फिर अगेन 5, फिर अगेन 5,
तो आपको दिख रहा है ये आपका 7/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, तो ये सिर्फ 2 आया, सिर्फ 5 आया, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, रिपीटिंग। ठीक है, अब ये देख लो, ये सबसे पहले देखो क्या क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, यस दे आर। 125 क्या लिखोगे बेटा, 5 का क्यूब, तो सिर्फ 2 सिर्फ 5 या सिर्फ दोनों, या तो सिर्फ 5 है तो भी ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए तो वो क्या हो जाता है, रिपीटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग रहता है। तो एक सा एग्जांपल और देख लो, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए। एक मिनट, हाँ एक एग्जांपल बस। चलो क्या एग्जांपल है भाई साहब, देखते हैं। इसका एग्जांपल से मान ले लिया हम लोगों ने, लाइक 3/, एक, क्या ले लें, क्या 47, ठीक 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 210, लेकिन डिविजिबल है 210, कुछ भी ले लो यार, मान लो 42 ले लो, ले लिया 42, 7 से डिविजिबल है। एक मिनट है ना, कुछ ले लो लाइक 104 ले लिया, ठीक है, तो ये भी डिविजिबल है 3 से, सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है। ठीक है चलिए, मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 70, क्या ले लिया, 3/70। अब देखिए क्या सिंपलेस्ट फॉर्म में, बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। फैक्टराइज करिए, 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है। तो मैंने क्या कहता है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आए तो वो टर्मिनेटिंग नहीं, वो कौन हो जाता है, वो हो जाता है रिपीटिंग। क्या हो जाता है, रिपीटिंग हो जाता है। इसका मतलब ये किस में आएगा, रिपीटिंग में आएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये मैंने क्या एक्सप्लेन किया आपको कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, क्या एक्सप्लेन किया, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग है तो भी रेशनल है, रिपीटिंग है तो भी रेशनल है, क्योंकि इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग में तो पता ही होगा आपको, हटाया पॉइंट, नीचे 1 लगाया, 0 बढ़ा लिया, उतने टर्मिनेटिंग हो गया, बात खत्म। लेकिन जब रिपीटिंग की बात करते हैं तो इसको हम एक्सप्रेस करना पता है हमको, 9th में सीखा है, एक दो साल में 10th में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बहुत लंबी कहानी किसकी हो गई, रेशनल नंबर की हो गई, हमने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बारी किसकी है, इरेशनल नंबर्स की। चलिए, इरेशनल नंबर क्या कह रहा है हम लोगों से, वो तो कुछ भी नहीं कह रहा है, वो कहता है मालिक मैं तो सिर्फ रेशनल का उल्टा हूं, और क्या हूं मैं, कुछ भी नहीं। सही सुनते हैं, इरेशनल क्या है, कांट बी एक्सप्रेस्ड इन पी अपॉन क्यू फॉर्म। आप पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, पहली बात। ठीक है, और एग्जाम्पल पर देख लो, एग्जाम्पल क्या होता है, जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं, लाइक √2, जो रूट सॉल्व नहीं होते, चाहे वो स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट, मतलब √2 या क्यूब √3, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 3⁻1/3। ठीक है ना, तो जितने भी रूट है जो सॉल्व नहीं होते, चाहे स्क्वायर हो या क्यूब हो या फोर्थ रूट हो, ठीक है, ये सब हो गया। पाई हो गया, ई हो गया, ई की वैल्यू 2.7 कुछ होती है जो चलती जाती है, जो रुकती नहीं है, ना वो रुकती है तो टर्मिनेट भी नहीं, और ना वो रिपीट होती है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता है। सब नंबर हो गए, मान लीजिए √9। अब √9 आपको पता है कि क्या होता है, ये इरेशनल, क्योंकि इससे बाहर, सॉरी रेशनल, क्योंकि इससे बाहर क्या है, 3। तो कोई भी रूट स्क्वायर हो, क्यूब हो, फोर्थ हो, फिफ्थ रूट हो, जो सॉल्व नहीं हो रहा, जिससे बाहर वैल्यू नहीं निकल के आ रही, और हाउ एवर रूट एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे, यस इट इज इरेशनल। पाई भी क्या होता है, इरेशनल, पाई भी क्या होता है, इरेशनल। ठीक है, अच्छा, √255 क्या है, इरेशनल। लेकिन √256 क्या है, रेशनल, क्योंकि वो 16 का स्क्वायर है। समझ में आ गया आपको। मान लीजिए मैंने लिखा हुआ है 5⁻1/7, उसको बोलते हैं सेवंथ रूट। क्या बोलते हैं, सेवंथ रूट, मतलब इसी को आप ऐसे लिख सकते हो, छोटा 7 जैसे क्यूब लिखते हैं अपॉन 5। तो इतने की बात समझ गया होगा कि ये आपका रेशनल है, ये सॉरी इरेशनल है, ये भी आपका ये आपका क्या है, इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल होता है। ठीक, खत्म कहानी। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग, और एक अच्छा वर्ड तुम बताऊं, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अगर टर्मिनेटिंग हो तो भी रेशनल है, रिपीटिंग हो तो भी रेशनल है। तो इसमें क्या जस्ट इसमें चल क्या रहा, ऑपोजिट चल रहा है, ऑपोजिट।
तो क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर आर इरेशनल। मतलब सर, मतलब ये प्रभु ना खत्म हो, मतलब ना टर्मिनेट हो और ना रिपीट हो, मतलब डैश डैश रहे, कोई पैटर्न ना हो, ठीक है, तो क्या होता है आपका इरेशनल नंबर, इरेशनल। एग्जाम्पल के तौर पे 4.210112 मतलब हम बहुत कुछ रहे, लिख कुछ रहे, डजेंट मैटर, क्योंकि हमको कोई पैटर्न नहीं देना है, ठीक है ना, और हमको खत्म भी नहीं करना है, तो ये आपका इरेशनल का एग्जाम्पल है, ठीक है। 5.1000000001000000, ठीक है, ये जीरो बढ़ा लो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 9 लिख दो। तो डैश 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 क्या दिखा रहा है, डैश से दिखा रहा है कि भैया रुक नहीं रहा है और पैटर्न भी कुछ नहीं है, तो हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा रेशनल कौन होता है और इरेशनल कौन होता है। चलिए अब हम लोग सवाल करते हैं, ठीक है। जो पहली एक्सरसाइज है वो बेसिकली किस कंसेप्ट पे है, वो एक्सरसाइज है एचसीएफ और एलसीएम कंसेप्ट पे है, जो हम तुमको बड़ा बड़ा फॉर्मूला लिख के बता रहे हैं, बस वही लगना है और कुछ है ही नहीं, और कुछ कीवर्ड बता देंगे ताकि तुमको याद रहे कि अच्छा किस वक्त किसको अप्रोच करना है, जो अक्सर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो जैसे पहला क्या हमको पता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू वन नंबर, सेवंथ की बात पढ़ा रहा हूँ, इंटू अदर नंबर, ठीक है, वन नंबर इंटू अदर नंबर। अच्छा उसमें कुछ बातें पता होनी चाहिए हम लोगों को, जैसे वन जो होता है, वन इज एचसीएफ, या वन इज फैक्टर ऑफ, एचसीएफ नहीं बोलना सही रहेगा, वन इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। और इसी में एक दूसरी क्यूट बात है जो कई बच्चों को नहीं पता, पर जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। मतलब सर, मतलब वन के फैक्टर में सब आते, मतलब सॉरी वन के टेबल में सब आते हैं और सबके टेबल में जीरो आता है, समझे कुछ, जीरो इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मतलब वन के टेबल में सब आते हैं, 1 5 या 5, और जीरो सबके टेबल में आता है, लाइक 2 0 जीरो, 9 0 जीरो, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। अच्छा थोड़ा इसमें अगर हम और तुमको ध्यान दें तो एक कीवर्ड है, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि एचसीएफ को कब अप्रोच कब करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, एचसीएफ को अप्रोच कब करेंगे, जब लिखा हो, जैसे मान लीजिए एचसीएफ के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या लिखा हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जब लिखा हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तो एचसीएफ होता है। अब एचसीएफ में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपके सामने कीवर्ड है हाईएस्ट, क्या कीवर्ड सामने, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, एचसीएफ की याद कब आएगी, जब हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ठीक है, या लॉन्गेस्ट, बेसिकली वही होगा, लॉन्गेस्ट हो गया, जब ऐसे कीवर्ड यूज होंगे तो याद किसकी आएगी, एचसीएफ की, याद किसकी आएगी, एचसीएफ की। और एलसीएम की याद कब आएगी, एलसीएम क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, क्या मतलब है लीस्ट, तो जब क्या बोलेगा, लीस्ट, लोवेस्ट, शॉर्टेस्ट, ऐसे कीवर्ड की याद आएगी, तो इसकी याद तो क्या बोलते हैं हम लोग, एलसीएम को याद करेंगे। अब लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा भाई साहब, एक जो मुझे बड़ा प्यारा कीवर्ड लगता है जो सबसे ऊपर है, ठीक है, मतलब उसको पहले हम लोग अप्रोच करेंगे, मतलब उसको ध्यान सबसे पहले देंगे, और वो है, आपको पता होना चाहिए, जो एचसीएफ होता है, जो क्या होता है, एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होगा या बराबर होगा, एचसीएफ इज ऑलवेज लेस देन नंबर्स। ठीक है, तो एक बात तो आपने ये सीखी कि एचसीएफ को कब अप्रोच करेंगे, एलसीएम को कब अप्रोच करेंगे। एक और बात सीख लीजिए कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है नंबर्स, या तो नंबर्स के बराबर होगा, ठीक है, या तो नंबर से छोटा होगा। वहीं एलसीएम क्या होता है, या तो नंबर से बड़ा होता है, या तो नंबर के बराबर होता है, नंबर्स के, ठीक है। तो इसका फायदा नुकसान सभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका फायदा नुकसान ये है कि जब भी लिखा हो डिविजिबल बाय, क्या लिखा हो, डिविजिबल बाय, जैसे मान लो लिखा है, हमने बोला फाइंड द लॉन्गेस्ट नंबर, सॉरी हमने बोला फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय, मतलब एक ऐसे नंबर निकालो जो बाकी नंबरों से डिविजिबल है। अगर बाकी नंबरों से डिविजिबल मतलब उनसे बड़ा होगा तो बड़े में किसको अप्रोच करते हैं, एलसीएम को अप्रोच करते हैं। जब भी डिविजिबल बाय लिखा हो मतलब आपको किसको पकड़ना है, एलसीएम को पकड़ना है। अच्छा लिखा हो, ऐसे लिखा हो
फाइंड द नंबर विच डिवाइड्स गिवन नंबर्स। ऐसा नंबर बताइए जो सामने वाले नंबरों को डिवाइड कर रहा है, मतलब वो उनसे क्या है छोटा सा, मैंने बोला 2 8 को डिवाइड कर रहा है, 2 4 8, तो 2 8 छोटा हुआ ना, लेकिन 8 2 से डिवाइड हो रहा है तो 8 डिविजिबल बाय 2 है और 2 डिवाइड्स 8 है। कंफ्यूज्ड? जब भी डिविजिबल बाय लिखा हो मतलब हम एलसीएम को अप्रोच करेंगे, जब भी लिखा हो डिवाइड्स क्या लिखा हो तो हम उसको अप्रोच करेंगे एचसीएफ। ठीक है, तो इतनी गहरी गहरी बातें पढ़ ली और अब आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए। थोड़ा इसको ऑर्डर में पैरा पैरा ऑर्डर में लगा लेते हैं। ठीक है, चलिए ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं, एक मिनट रुकिए। चलिए, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड शो द रिजल्ट इज अ कंपोजिट नंबर। देखो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको प्राइम कौन और कंपोजिट कौन। प्राइम जिसके सिर्फ 2 फैक्टर है होते हैं, हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, वन एंड इट सेल्फ, सच दैट मतलब वन होगा और खुद होगा और कोई नहीं हो सकता। कंपोजिट क्या होता है भाई? सिंपल सी बात है, जब बिना पता किए शब्दों के बारे में आप कैसे समझ जाओगे क्या आंसर आने वाला है? हम आंसर निकाल दे, पल्ले नहीं पड़ने वाला। हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर आप किसी भी तरह ये प्रूफ कर पाए कि सामने वाले के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? भाई अपना कंपोजिट है। पहला वाला देख लो, लिखा लिखा है 5 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो 13 जब कॉमन ले लेंगे कितना आएगा बच्चा? जैसे आप 13 कॉमन लेंगे क्या आएगा? 5 इंटू 11 प्लस 1। वैसे में सॉल्व करने की नीड नहीं है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। कितना आएगा? 56। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर कोई भी नंबर 2 नंबर में ब्रेक होता है वो भी इनटू में, पता है ना, इनटू में, तो ये बेसिकली फैक्टर है। तो ये आपका फैक्टर 1 हो गया, मतलब ये आपका फैक्टर 1 हो गया, मतलब ये 13 के टेबल में भी आएगा। तो ये फैक्टर 2 हो गया, मतलब ये 56 ये आपका 13 के टेबल में भी आ रहा है और 56 के टेबल में भी आएगा। और 1 तो है ही, एंड 1 इज नोन एज फैक्टर 3, क्योंकि 1 क्या होता है? सबका फैक्टर होता है। तो हो गया, कंपोजिट है, खत्म। सेकंड पार्ट क्या है भाई साहब? ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है ब्रो? सेकंड पार्ट की करें 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1 इंटू प्लस 5। बस आप 5 कॉमन लीजिए और कुछ करने जरूरत नहीं आपको। 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। बस समझ गए? तो ये फैक्टर 1, ये पूरा फैक्टर 2, फैक्टर f1 मतलब फैक्टर 1 फैक्टर 2 एंड फैक्ट, और 1 इज आल्सो अ फैक्टर, 1 इज आल्सो अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। प्रूफ कर दिया हम लोगों ने। क्या प्रूफ कर दिया? कि भाई अपना कंपोजिट है। आगे देखो, 5005 को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है, मतलब तोड़ना है तो 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 5 आएगा 1001। कितना आएगा ब्रो? ये आएगा 5 इंटू 1001। अब ये आगे ब्रेक हो जाएगा। ये किससे ब्रेक होगा? 7 से। किससे ब्रेक होगा? 7 इंटू, ठीक है, इंटू बोल रहे हैं, एक मिनट, 7, अच्छा ये आगे ब्रेक होगा। कितना आएगा ब्रो? 7 इंटू 7 से ये कटेगा अप्रॉक्स 143 टाइम्स में। कितनी बार में? 143 टाइम्स में। और ये आगे ब्रेक हो जाएगा 1, देखो भाई 5 खत्म हो गया, 5 तो आगे ब्रेक होगा नहीं, छोड़ दो उसको। ऐसे 7 आगे ब्रेक होगा नहीं, छोड़ दो। अब 143 को ब्रेक करोगे कितना आएगा? वो ब्रेक करोगे 11 में 11 13 टाइम्स में। तो अब देख रहे हो 4 ऐसी वैल्यू आई हैं जो प्राइम है। उसका आंसर कितना है? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। सर इसको हम लोग क्या ऐसे नहीं कर सकते? अरे आपकी इच्छा है, आप कर लो। ठीक है, 5 1001, फिर 7 से होगा, ठीक है, 7 7 30, फिर 28 21, फिर 11 13 आएगा वही। ठीक है, चलो और अगला देखो, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। अच्छा, एचसीएफ एंड एलसीएम तो आप पहले सॉल्व कर लो। 96 को करोगे 248 224 212 26 233, ठीक है। फिर आगे क्या है? 404 404 2 202 2 101। क्या 101 किसी से डिविजिबल होता है? आई डोंट थिंक। इट इज प्राइम फैक्टर, सॉरी वही होता है, इट इज प्राइम नंबर। ये किसी से डिविजिबल नहीं होता है। तो फिर क्या करा जाए भैया? तो लिख दो इसको एज इट इज, क्या कर सकते हो? ठीक है,
तो भैया आप लिख दो 101। कितना आएगा? 1011। अच्छा, अब निकालना क्या है ब्रो? एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। देखो छोटी बात, एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले आप सब लिख लो इसको, 404, 2 × 2 × 101, या ऐसे लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 2 की पावर 2 × 101। सर ऐसे क्यों करवा रहे हैं? छोटी सी वजह है ताकि दिक्कत ना। 96 क्या होता है? 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 5 बार, 5 बार तो 3 4 5 × 3, और ये कितना आएगा? 2 की पावर 5 × 3। ठीक है। अब अगर कोई पूछे एचसीएफ, क्या पूछे कोई? एचसीएफ, तो दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर एचसीएफ होती है। मतलब सर ये दोनों में क्या कॉमन? देखो दोनों में 2 कॉमन है, 2 का स्क्वायर जो होगा वो तुम्हारा क्या होगा? एचसीएफ। काम खत्म। पर अगर पूछे एलसीएम, क्या पूछे? एलसीएम, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जब अगर पूछे, क्या पूछे हम लोगों से? अगर हमसे एलसीएम पूछ रहा है तो जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर और बाकी सब कुछ। क्या बोला? जो दोनों में एचसीएफ पूछे, जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर, खत्म आंसर। और पूछे एलसीएम तो जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, मतलब 2 की पावर 5 ले लो। ठीक है। और जो बचे बच जाए, बच क्या गया? 101 एंड 3। कंफ्यूज? ये कितना आएगा? 32 × 101 × 3। मल्टीप्लाई कर लेना ब्रो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए। तो समझ में एचसीएफ मतलब क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर। एलसीएम क्या होता है? जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर ले लो, साथ में जो बच जाए वो ले लो, खत्म। अगला सुनो, HCF of two numbers A and B is 5 and their LCM is 200. Find a product AB. हम सबको पता है रूल क्या होता है? HCF into LCM equals to one number into other number. भैया HCF कितना? HCF of two numbers A and B is 5, LCM is 200. वन नंबर को A बोल दिया, अदर नंबर को B बोल दिया, A into B लो, ये आंसर आ गया। कितना है? 1000। तो ये क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं? अरे मतलब आप लोग देख के भड़बड़ा ना जाओ, प्लस आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना? अब सुनो, टू प्रोडक्ट्स है ए एंड बी, तो ए कितना है बेटा? एक्स क्यूब इंटू वाई स्क्वायर, और बी कितना बच्चे? एक्स वाई क्यूब। एक्स एंड वाई आर प्राइम नंबर। हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। मैंने अभी सिखाया बच्चा, जो दोनों में कॉमन हो उसकी छोटी पावर। तो एक्स क्यूब भी है और एक्स भी है, तो कॉमन क्या है? एक्स है ना, तो एक्स की छोटी पावर मतलब 1 आएगा बाहर। ऐसे ही दोनों में कॉमन क्या है बेटा? वाई है, तो एक के पास वाई स्क्वायर, एक के पास वाई क्यूब है, तो जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर, उसकी छोटी पावर, तो क्या आ जाएगा? एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। कोई पूछे एलसीएम, बेटा एलसीएम कैसे सिखाया हमने? जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, बाकी सब कुछ। दोनों में तो एक्स भी कॉमन है, दोनों में ही एक्स है ना, तो उसकी बड़ी पावर। दोनों में वाई भी कॉमन है तो भी उसकी बड़ी पावर। ठीक, कंफ्यूज? एचसीएफ बोले तो दोनों में जो कॉमन है उसकी छोटी पावर, एलसीएम बोले जो दोनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर और बाकी सब कुछ। तो एक्स भी कॉमन है, वाई भी कॉमन है, तो बाकी सब कुछ बचा ही नहीं भाई, तो कोई टेंशन है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, कैन टू नंबर्स हैव 15 एज देयर एचसीएफ एंड 175 एज देयर एलसीएम? गिव रीजन। सिंपल सी बात है, अगर बात समझिएगा। ठीक है, इससे एलसीएम, एलसीएम क्या होता है ब्रो? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स, ऑफ नंबर। मतलब जो एलसीएम है वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों में आ रहा होता है। मतलब नंबर्स, मतलब नंबर्स, नंबर नहीं, नंबर्स, ये नंबर की बात हो रही होती है। ठीक है, तो जो एलसीएम होता है वो सबसे छोटा नंबर होता है जो दोनों नंबर्स में आ रहा हो, दोनों नंबर्स के टेबल में आ रहा होता है। लेकिन एक और बात कॉमन है, जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का भी मल्टीपल होता है। मतलब सर जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ के टेबल में भी आ रहा होता है। एलसीएम इज आल्सो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एलसीएम इज आल्सो अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। इसका मतलब ये है कि जो एलसीएम है वो नंबर्स के टेबल में भी आएगा, जिन नंबर्स का एलसीएम निकला है, साथ में उन नंबर्स का जो एचसीएफ होगा, एलसीएम उसके टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब है कुल मिलाकर नोट क्या है? एलसीएम हैज टू बी डिविजिबल बाय, एलसीएम हैज टू बी डिविजिबल बाय एचसीएफ। ठीक है, तो ये रही आपकी प्यारा सा नोट। अब अगर इस नोट पे वो खरा उतर रहा है तो हाँ भाई, दो नंबर्स का 15 एचसीएफ भी हो सकता है, एलसीएम भी हो सकता है। अगर नहीं खरा उतर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बताओ क्या 175 15 से डिविजिबल है? आओ करके देखें। 15 से करोगे डिविजिबल? मेरे हिसाब से डिविजिबल नहीं है, 15 से डिविजिबल नहीं है। कंप्लीटली डिवाइस डिविजिबल तो होता नहीं है।
15 15 25। अब 25 क्या कर रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है। तो अब देख रहा है कि आप क्या बोलोगे, 175 इज नॉट डिविजिबल बाय 15, ठीक है। सो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। सर क्या पॉसिबल नहीं है? यही कि 2 नंबर का 15 एचसीएफ भी हो और उन्हीं 2 नंबर्स का एलसीएम 175 भी हो, ये पॉसिबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स। देखो अब दो कीवर्ड, लार्जेस्ट से क्या समझ आ रहा है, लार्जेस्ट वर्ल्ड किसे, लार्जेस्ट हाईएस्ट, मतलब यहाँ बात किसकी हो रही है, एचसीएफ की हो रही है। साथ में डिवाइड्स, ठीक है, मतलब इन दोनों को डिवाइड करेगा, मतलब इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। छोटा कौन होता है, एचसीएफ होता है, ठीक है। 2 नंबर का अगर एचसीएफ निकालोगे, देखो यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 4 आया, जबकि एलसीएम कितना है, 9696, वो तो बड़ा हो गया ना भाई साहब। देखो यहाँ पे सिर्फ सिखाया था हमने कि जब डिवाइड्स लिखा हो तो हम एचसीएफ को अप्रोच करेंगे, डिविजिबल बाय लिखा हो तो एलसीएम को भी अप्रोच करेंगे। ये सवाल देखते हैं, हो गया ये, हो गया हो गया हो गया हो गया, आइए। लेकिन सिंपल सवाल नहीं है भैया, लॉजिक है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स 320 एंड 457 लीविंग रिमाइंडर 5 एंड 7 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मैं चाहता हूं कि वो नंबर निकालो जो दोनों को डिवाइड करे, तो पक्का निकलेगा तो एचसीएफ ही, पर इतना सीधा नहीं है, जो रिमाइंडर 5 और 7 छोड़ दे, ठीक है। मतलब अगर एक ऐसा नंबर प्राप्त करिए, एक ऐसा नंबर निकालिए जो 320 और 457 को डिवाइड करें और रिमाइंडर बचे 5 और 7, रिमाइंडर बचे 5 और 7। पर सर जो एचसीएफ होता है वो तो कम फैक्टर होता है, वो तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। मतलब मुझे एचसीएफ इन दोनों का नहीं निकालना है ना भाई। अगर इन दोनों का निकाल दोगे तो पूरा पूरा डिवाइड करेगा इसको, रिमाइंडर का कोई खतरा ही नहीं है। तो क्या करो, इनका नहीं निकालो, 5 माइनस कर लो। मतलब हम चाहते हैं ना 5 बचे 315, और हम चाहते हैं 457 माइनस 5, कितना बचेगा ब्रो, 452। तो मैं चाहता हूं कि एचसीएफ जो निकलेगा वो अब 315 एंड 452 का निकलेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो इनको तो पूरा डिवाइड करेगा, पर 320 से 5 एक्स्ट्रा कम हो जाएगा, और 457 से 7 करना था, सॉरी 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 7 करना था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 7 कर दो, ये कितना हो जाएगा, 450। कितना आएगा ब्रो, 450। तो मुझे जो एचसीएफ निकालना है वो इन दोनों का निकालना है। तो शुरू हो जाओ भाई, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से है, 105, फिर 3 से कर दो, होगा बिल्कुल हो जाएगा। 3 से करो 35, फिर 5, फिर 7, फिर 7, ठीक है। 450 कैसे होगा, 2 से 225, फिर 3 से करो ब्रो 75, फिर 3 से करो 25, फिर 5 से करो एंड फिर 5 से करो, ये आ गया ब्रो। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर, उसकी छोटी पावर। तो चाहो तो लिख के देख लो, 315 क्या आएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ये तो लिखा है। और 450 क्या है बेटा, 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। क्या पढ़ा है हमने, दोनों की छोटी पावर, दोनों की सॉरी सॉरी जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर। तो 3 दोनों में कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है, तो छोटी पावर क्या है सर, सेम ही पावर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों में 5 भी कॉमन है, यहाँ 5 स्क्वायर है, छोटी पावर क्या है, 5 की पावर 1, आंसर कितना है 45। 45 एक ऐसा नंबर है जो 315 और 450 को तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, लेकिन जब उसी से आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 5 और 7 बचेगा रिस्पेक्टिवली, ठीक। अगला क्वेश्चन सुनिए। फाइंड द लीस्ट नंबर। अब लीस्ट आ गया तो मतलब क्या निकलेगा, एलसीएम का निकलेगा। तो लीस्ट नंबर का मतलब भैया होता है एलसीएम, व्हेन डिवाइडेड बाय, निकलेगा तो एलसीएम ही। मतलब जो इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो, इससे डिवाइड हो। जिस तरह एचसीएफ फैक्टर होता है उस तरह एलसीएम मल्टीपल होता है। मतलब जिस तरह एचसीएफ के टेबल में सब आ रहे होते हैं, उसी तरह एलसीएम जो है वो सबके टेबल में आ रहा होता है, ठीक है। मतलब एलसीएम जो है वो इससे डिविजिबल होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, अगर मैं इनका एलसीएम निकालता हूं तो। और वो चाहता है रिमाइंडर 7 बचे, वो चाहता है एक ऐसा नंबर प्राप्त करिए जो इन तीनों से डिवाइड हो और रिमाइंडर 7 बचे, ठीक है भाई। तो फाइंड द लीस्ट नंबर जो 35, 56, 91 से डिवाइड हो रहा हो, साथ में रिमाइंडर बचे 7, क्योंकि जो एलसीएम होता है, जो क्या होता है, एलसीएम होता है, वो तो तीनों से डिविजिबल हो जाएगा, बोलो हाँ भाई ना, ठीक है। तो लेकिन चाहता रिमाइंडर 7 बचे, तो वैसे क्या करा जाएगा, आप पहले तीनों का एलसीएम निकाल लो, ठीक है, फिर उसमें 7 जोड़ दो, खत्म। 5, 56, 91 का क्या निकाल लो बच्चों, एलसीएम निकाल लो।
2 35 28 91, फिर 2 35 14 91, फिर 2 35 7 91, फिर 5 7 7 97 91, फिर 7 1 1 13 30 1 1 1। तो क्या आ जाएगा ब्रो? अब निकालना एलसीएम, कितना आएगा ब्रो एलसीएम? देखो 2 टू द 4 टू द 8 5 ज़ा 40 47 ज़ा 280, then 280 into 13 and it will be 0, 38 ज़ा 10, 13 8 ज़ा 104 10 36। ठीक है, ये आ गया। अब छोटी सी बात है, ये जो एलसीएम है ना बेटा, क्योंकि ये जो नंबर एलसीएम आया है, ये जो 3640 आया है, ये इन तीनों का नंबर है, इन तीनों का एलसीएम है, मतलब ये इन तीनों से क्या है? डिविजिबल है। मतलब अगर इसको इससे 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 डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। और हमको रिमाइंडर 7 चाहिए, हम चाहते हैं 7 बचे, मतलब हम चाहते हैं 7 एक्स्ट्रा हो, मतलब जो आस्किंग नंबर है, जो आंसर होगा वो एग्जैक्टली क्या होगा? इसमें 7 जोड़ दो। ठीक है, तो बेसिकली लॉजिक चल रहा है। ठीक है, कि इसमें क्या करे, क्या आंसर तक पहुंच जाए, इसमें क्या करे, उसमें क्या करे, बस ये लॉजिक चल रहा है और कुछ नहीं। अब जो कीवर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लीस्ट, क्या निकालते हैं? एलसीएम। व्हेन डिवाइडेड बाय, ये भी कीवर्ड इसी को दिखाता है, एलसीएम को, पता है ना बेटा? 20 and 32 लीव्स रिमाइंडर 8 and 12 रिस्पेक्टिवली। वो चाहता है 28 और 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर एक बार 8 बचे, एक बार 12 बचे। देखो इसी टाइप का सेम क्वेश्चन करा हम लोग ने पीछे, यहाँ पे सेम रिमाइंडर बच रहा था। जब सेम रिमाइंडर हो तो अलग कहानी है एलसीएम में, और जब अलग अलग रिमाइंडर हो तो कहानी अलग है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को पैटर्न पे ना लेके इंडिविजुअल लीजिएगा, ठीक है ना, कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, तो आपको तो आसानी रहेगी। मतलब मैं चाहता हूँ कि 28 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 8 बचे, 32 से डिवाइड करूँ रिमाइंडर 12 बचे, तो ऐसा नंबर मिलेगा कैसे? देखो दिखाता हूँ। आप पहले 28 से 8 कर लो माइनस, कितना आएगा? 20। फिर 32 से माइनस कर लो 12, यहाँ भी कितना आ रहा है? 20। कुछ दिखा आपको? दोनों का नंबर क्या है? सेम है। दोनों का नंबर क्या है? सेम है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? बता रहे, एक मिनट। अब आप एक काम करो, 28 और देखो कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, पहले एक्सप्लेन किए जाते हैं और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद समझ में आता है अच्छा ऐसे हो रहा था, तो ये सॉल्व करने के बाद वाला टाइप का सवाल है। पहले इसका निकालो एलसीएम। क्या निकाल लो ब्रो? एलसीएम 2 14 16 2 7 8 2 7 4, फिर 2 7 2, फिर 2 2 7 एंड लास्ट 7 आ गया। अच्छा, अब बात समझिएगा, इसका एलसीएम कितना है बेटा? इसका एलसीएम आया 2 टू द 4 टू द 8 16 32 32 7 जा 32 7 जा आपका आएगा 224। एक मिनट, 2 टू द 4 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32 32 into 7। ठीक है, ये आ गया। अब आपको पता है कि ये जो नंबर है ना एलसीएम, ये इन दोनों का नंबर है। इसका मतलब अगर इस नंबर को मैं इससे डिवाइड करूं या इससे डिवाइड करूं, ठीक है, रिमाइंडर 0 आएगा, पर मैं चाहता हूं रिमाइंडर 8 बचे और 12 बचे, 8 बचे और 12 बचे। तो ऐसे में करना क्या है, जो आंसर होगा वो इसमें से 20 आप माइनस कर दो। जैसे आपने 20 माइनस किया, अब जो वैल्यू आई है 204, वो दोनों से डिवाइड करने पे, ठीक है, डिजायर्ड रिमाइंडर दे देगी। ठीक है ना? चलिए आगे देखते हैं बेटा। इस ये जो क्वेश्चन है आप थोड़ा इसको दिल पे मत लीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। ये प्योर इंडिविजुअल सवाल चल रहा है कि ये सवाल ऐसे होते हैं। ठीक है, अगर समझने तो अच्छा लगेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंफ्यूज बने रहेंगे तो कोई दिक्कत, फिर परेशानी है। और अच्छी बात है कि ऐसे 2-3 सवाल है, आगे फिर पैटर्न आपको मिल जाएगा। अगला क्या है? फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 15 24 36। ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है? एलसीएम। क्या होता है? एलसीएम। और 4 डिजिट विच इज एग्जैक्ट, सॉरी, अब देखो यहीं पे बेटा वर्ड आ गया। जब लिखा हो ग्रेटेस्ट, क्या लिखा हो? ग्रेटेस्ट, तो हमें तो याद है, हम तो एचसीएफ निकालते थे, है ना? और जब लिखा हो, आपने बताया सर डिविजिबल बाय, क्या निकालते? तो फिर हम लोग एलसीएम निकालते थे। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे? एलसीएम या एचसीएफ? ये इस कीवर्ड की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, डिविजिबल बाय की। मतलब एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ नहीं निकलेगा। इसका 15 24 एंड 36, 2 15 12 एंड 18, 2 15 6 9, 2 15 3 9 3 5 1 3
3 5 1 1 एंड देन 5। तो क्या है बेटा एलसीएम कितना है? एलसीएम एलसीएम हमारा है 2 to the 4 to the 8 24 72 22 5 360। ठीक है, कितना आ गया एलसीएम ब्रो? एलसीएम हमारा आ गया 360। क्या आ गया एलसीएम? 360। पर ये हमारा आंसर नहीं है बेटा, बात समझिएगा, ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, वो चाहता है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इससे डिविजिबल हो, और ये तो क्यूट सा 3 डिजिट नंबर है, ये तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर भी नहीं है, हम तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट बात कर रहे हैं। सर ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नाम पे तो हम सिर्फ इसको जानते हैं। हाँ तो एक काम करो, इसको इसी से डिवाइड कर दो, एक काम करो इसको इसी से डिवाइड करो, देखते हैं क्या होता है। 360 2 जा 720 9 2 7 99। ठीक है, फिर 360 सॉरी 972 ये आएगा। ठीक है, फिर 360 करना पड़ेगा आपको डिवाइड, कितना जाएगा अप्रॉक्स 360 इंटू, आप एक काम करो आई थिंक 5 से हो जाना चाहिए। 360 इंटू 5 करोगे तो कितना आएगा? 360 इंटू नहीं, एक मिनट, 7 8, हाँ 8 करो, देखते 360 इंटू 8 करने पे कितना आएगा? 8 से भी नहीं हो रहा, अब 7 करना पड़ेगा, तो ये हमारा आ गया 7। 360 इंटू 7 कितना आएगा ब्रो? 9272 ये आ गया। तो एक बात तो निकल जाएगी कि ट्रिप जो 4 बार 9 है वो आपका 360 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करा जाए? सर ये डिविजिबल ना होने की जड़ ये रिमाइंडर ही तो है। सर काश ये रिमाइंडर 0 आया होता, सर ये काश ये रिमाइंडर 0 आया होता तो दिक्कत ही ना होती। अच्छा मतलब दिक्कत रिमाइंडर की है, हटा दो। मतलब सर मतलब 4 बार 9 में से अगर 279 आप माइनस कर दोगे तो आएगा 9720। ठीक है, और यही वो नंबर है जो आपका 360 से डिविजिबल भी है और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट 4 डिजिट भी है। ठीक, और अगर 360 से डिविजिबल है तो अपने आप इन नंबरों से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ये आपका आंसर है। अगला सवाल भी सेम टू सेम इसी पैटर्न पे है, कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड। इसमें क्या जोड़ दे, इसमें क्या जोड़ दे सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। मैंने कहा था सबसे बड़ा कीवर्ड होता है डिवाइड्स और डिविजिबल बाय। ये कीवर्ड डिविजिबल बाय है, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? एलसीएम। क्या निकलेगा? एलसीएम। तो 5 6 4 3 क्या आएगा एलसीएम ब्रो? 2 5 3 5 3 1 3 3 5 1 1 1 5 हो गया ब्रो। तो बेटा एलसीएम कितना है? एलसीएम इसका आ गया आपका 60। ठीक है, वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि 2497 में क्या जोड़ दें कि इससे डिविजिबल हो जाए। इसका मतलब कुल मिलाकर वो चाहता है कि 2497 में के पास कोई नंबर बताओ, उससे बड़ा नंबर में जोड़ना है ना। इसमें 2497 में क्या जोड़ दें जो 5643 इनसे डिविजिबल हो। अरे 5643 से डिविजिबल हो मतलब इनके एलसीएम से डिविजिबल हो। अच्छा मतलब वो चाहता है 60 से क्या हो? डिविजिबल हो। एक काम करो पहले इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं, है ना। वो चाहता है इसमें क्या ऐड कर दे कि वो 60 से डिविजिबल हो जाए, मतलब वो 5643 से डिविजिबल हो जाए। तो एक काम करो इसी को डिवाइड करके देख लेते हैं क्या होने वाला है। चलो भाई करो डिवाइड 2497 को क्या करो भाई 60 से डिवाइड करते हैं, कितना आएगा ब्रो? 60 आपका 64 सा 240 फिर 97 61 सा 60 एंड द रिमाइंडर इज 37। कितना आ रहा है रिमाइंडर? 37 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये रिमाइंडर है। अगर उसने सब्ट्रैक्ट करने की बात कही होती, इफ सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ पे लिखा ना ऐड, अगर सब्ट्रैक्ट की बात करी होती तो हम 37 ही हमारा आंसर होता। ठीक है, 37 इज आंसर होता, मतलब 37 वो वैल्यू होती जिसको माइनस करने पे 2497 से ये से डिविजिबल होता, लेकिन ऐड करने की बात कर रहा है। पर इफ ऐड तो 37 में कितना जोड़ दे, मतलब इस 2497 देख रहे हो क्वेश्चन है, इसमें कितना जोड़ दें कि 60 से डिविजिबल हो जाए। 37 रिमाइंडर आ रहा है। अच्छा जब मैं बोलता हूं कि ये 60 से डिविजिबल हो जाए मतलब इसमें एक और 60 जुड़ जाए, 37 रिमाइंडर बच रहा है, तो कमी कितने की? 23 की। अगर 37 प्लस 23 हो जाए तो एक और 60 कंप्लीट हो जाएगा और वो 60 से डिविजिबल हो जाएगा। तो अगर ऐड करने की बात हो रही है तो 60 और 37 में कितना डिफरेंस है, वही नंबर मेरा आंसर होगा। तो मेरा यहाँ पे आंसर ये है, पर फॉर द सेक ऑफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वीनियंस, ये पता होना चाहिए आपको कि सब्ट्रैक्शन अगर वर्ड बोलता है तो रिमाइंडर ही आपका आंसर होता है। ठीक है, अगला सुन लो। सवाल क्या है? इन अ सेमिनार
In a seminar, the number of participants in Hindi, English, and mathematics are this. Find the minimum, minimum least. Keyword क्या है? LCM. Which of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being the same subject. आप समझिए बात को. मिनिमम, लीस्ट, एलसीएम होता है, लेकिन आपको याद होगा छोटा जो नंबर होता है, एचसीएफ जो होता है वो नंबर्स से क्या होता है? छोटा होता है, नंबर्स. अब ये कुछ होता क्या है बेटा, ये बेसिक बातें होती है, अगर इसको नहीं पकड़ पाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी. तो एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है, और मिनिमम वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? एलसीएम निकालना है. लेकिन छोटी सी बात समझो, लॉजिक हमेशा फॉर्मूले से बड़ा होता है, याद रखिएगा बात को. फॉर्मूला लॉजिक की देन है, लॉजिक फॉर्मूले की देन नहीं है. तो क्वेश्चन है कि इतने बच्चे हैं, 60, 84, 108 बच्चे हैं, और इनको चाहिए रूम. क्या चाहिए? रूम. क्वेश्चन ये है कि भैया इफ इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग सेम सब्जेक्ट. अब क्वेश्चन ये है कि कितने कमरे चाहिए. तुम लगाओ लॉजिक, ये बताओ कमरे ज्यादा होंगे कि बच्चे ज्यादा होंगे? सर कमरे कम होंगे, बच्चे ज्यादा होंगे. तो अगर मुझे कमरे निकालने हैं, मतलब मुझे एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो कि दिए हुए नंबर से कम होगी. बात समझिएगा. कमरे ज्यादा कि बच्चे ज्यादा? सर बच्चे ज्यादा होंगे, कमरे तो कम होंगे ना. 10 बच्चे एक कमरे में रह लेंगे, 10 कमरे तो चाहिए नहीं एक बच्चे के लिए. तो सेंस ये निकल रहा है कि मुझे जो नंबर्स दिए गए हैं, मतलब मुझे निकालने रूम. क्या निकालने हैं? रूम. और रूम जो होगा वो नंबर ऑफ स्टूडेंट से क्या होगा? कम ही तो होगा. बोलो हाँ है ना? बात तो सही है. तो ये एलसीएम वाला लॉजिक हट जाएगा और ये वाला वर्ड आ जाएगा, रूम इज लेस देन इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. तो लॉजिक ऊपर है, तो यहाँ पे क्या निकलेगा बेटा? यहाँ पे निकलेगा एचसीएफ. आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो मुझे चीज निकालनी है वो दिए हुई वैल्यू से छोटी होनी चाहिए लॉजिक के हिसाब से. तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ. और अगर उनसे बड़ी होनी चाहिए तो निकालना पड़ेगा एलसीएम. यहाँ पे क्या निकालना है? एचसीएफ. बस कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल. 60, 84, 108 क्या निकाल दो उसका? एचसीएफ. तो 2, 30, 2, 15, फिर 3, 5, फिर 5, 1, 2, 42, 2, 21, फिर 3, 7, 7, 1, फिर 2, 54, 2, 27, फिर 3 बार आपका 3 आएगा, 3, 3 एंड 1. तो आपका बेटा भैया क्या आ गया? एचसीएफ. एचसीएफ क्या होता है? सब में कॉमन, सब में कॉमन. सबके पास दो दो हैं, है कि नहीं भाई? है. तो 2 का स्क्वायर हो गया. और सबके पास 3 है, हाँ भाई, एक 3 सबके पास है. बस. तो आंसर आया 12. कितना आया? 12. तो 12 रूम चाहिए होंगे. क्या बोला उसे? 12 रूम चाहिए होंगे उन सब बच्चों को रुकने के लिए, स्टे करने के लिए. ठीक है, आई होप पल्ले पड़ गया होगा. अगला क्वेश्चन देखते हैं. अब सेम पैटर्न. क्या लिखा है? फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ. ग्रेटेस्ट वर्ड किस लिए बना है? एचसीएफ के लिए. किसके लिए बना है? एचसीएफ के लिए. ठीक है, तो एक तो हम लोग कीवर्ड पकड़ेंगे, फिर लॉजिक. विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली लेंथ. 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर. ठीक है ना? और क्या है? 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये है कि 7 मीटर को हम क्या बोलते हैं? 700 सेंटीमीटर. बोल सकते हैं? बोलो हाँ या ना. बोल सकते हैं. वो क्या है? 385 सेंटीमीटर. और वो क्या है? 1295 सेंटीमीटर. अब क्वेश्चन ये उठता है भैया, क्या निकाले सर? ये तो बताइए. एचसीएफ क्या? एलसीएम. लॉजिक. ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, ये भी एचसीएफ को जा रहा है. विच कैन बी यूज्ड. इसको आप ऐसे समझो कि अगर आपको मान लीजिए एक लेंथ नापनी है 7 मीटर की, एक लेंथ नापनी है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर की, और एक लेंथ नापनी 12 मीटर 95 सेंटीमीटर. जैसे आप दुकान में चले जाओ, जब दुकान में आप कपड़े लेने जाते हो तो अलग अलग लोग अलग अलग मीटर कपड़े लेते हैं. और जिस रॉड से, जिस स्केल से वो मीटर कपड़ा नाप रहा होता है, वो स्केल छोटी होती है कि कपड़ा छोटा होता है? सर कपड़ा तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो स्केल हमेशा एक फिक्स स्केल रहती है जिससे वो कपड़ा नाप के देता है. मतलब स्केल हमेशा तीनों से छोटी होती है, मतलब जिस रॉड से वो नाप रहा है. ठीक है ना? तीनों लेंथ को, वो इन तीनों से क्या होगी? छोटी होगी. छोटा नंबर क्या होता है? एचसीएफ. तो हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ. ठीक है, क्या निकलेगा सबका? एचसीएफ. आई होप आप लोग एचसीएफ निकाल लोगे ना. इसका एचसीएफ आएगा, इसका एचसीएफ कितना आना चाहिए? 35 आएगा. ठीक है, कर लेना, आ जाएगा आंसर. ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं. मेरा जो मेन काम है आपको समझाना कि क्या निकलेगा एग्जैक्टली. ठीक है, क्या करना है, क्यों करना है. ठीक है, अगला क्या है? फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स
required to pave the ceiling of 15 meter 17 centimeter and 9 meter 2 सेंटीमीटर। अब इसमें कीवर्ड क्या है? स्क्वायर टाइल है। क्या है भाई? स्क्वायर टाइल, मतलब इसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों ही क्या है? सेम। लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर, लेंथ एंड ब्रेथ आर सेम। लेंथ और दोनों इसकी क्या है बेटा? सेम है। स्क्वायर टाइल। सर पर ऐसे फैशन की बात करो ना, ये क्या बात करने लगे? रुको जरा, लॉजिक पे आते हैं। रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक काम करो, पहले यूनिट सेम करो। ये मान लीजिए लिखा है 1517 सेंटीमीटर। अब एक कमरा है जिसकी लेंथ 1517 है और इसकी ब्रेथ कितनी है? 902 सेंटीमीटर। बोलो भाई हाँ या ना? ठीक है। अब एक कमरे में पूछ रहा है लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, कितनी टाइल्स लगेंगी कम से कम कि कमरे में प्रॉपर, ठीक है, पूरा टाइलिंग टाइलिंग का काम हो जाए और कोई ना जगह बचे और ना टाइल्स एक्स्ट्रा लगे। तो क्या करा जाएगा? क्वेश्चन उठता है कि क्या करा जाए, क्या निकाले और क्या ना निकाले। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स पूछ रहा है, तो ये तो नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल चला गया। अभी इसका इससे कोई मतलब नहीं है। सर नंबर ऑफ टाइल्स हम लोगों ने सर 9th में से कुछ पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला, मतलब सर जो बड़ा हो उसका एरिया या वॉल्यूम ऊपर, जो छोटा हो उसका एरिया या वॉल्यूम नीचे। तो ये फ्लोर बड़ा है तो एरिया ऑफ सीलिंग ऊपर और एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, छोटी कौन टाइल होगी ना, नीचे। बोलो आया नहीं आया? हाँ सर बात तो सही है। तो नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, याद है? मतलब जब भी नंबर ऑफ कुछ लिखा हो याद रखना हमेशा होता है रूल क्या है? बड़ा वाला अपॉन छोटा वाला। तो बड़ा कौन है? सीलिंग। छोटा कौन है? स्क्वायर टाइल्स। तो सीलिंग का एरिया कैसे निकालते हैं बेटा? लेंथ कितनी? 1517। ब्रेथ कितनी? 902। एक मिनट सर, अभी स्क्वायर टाइल का कुछ पता ही नहीं है, ठीक है ना? अभी स्क्वायर टाइल के बारे में कुछ भी पता नहीं है, ना उसकी लेंथ ना उसकी ब्रेथ। एक मिनट रुको ना, अभी इस पास पहुंचने वाले हम लोग आंसर तक। जो स्क्वायर टाइल की साइड होगी ना, साइड होगी, यहाँ पे साइड पुट करते हैं, साइड स्क्वायर, साइड टू साइड, वो एक्चुअल में दोनों का क्या हो गया? एचसीएफ होगी। क्या होगा दोनों की? एचसीएफ। क्यों सर? क्योंकि जो भी टाइल्स लगने वाली है यहाँ पर, उसकी लेंथ और उसकी ब्रेथ दोनों ही 1517 902 से छोटी होगी। भाई ये फ्लोर है, फ्लोर तो बड़ा होता है, टाइल छोटी होती है। और छोटा नंबर कौन सा होता है? हमेशा एचसीएफ होता है, ना कि एलसीएम। तो 1517 एंड 902 हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे व्हाट? हम लोग निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? एचसीएफ निकालने के लिए पहले 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 450, हाँ 451। ठीक है। अब उसके बाद ये किससे डिवाइड होगा? 2 के बाद ये डिवाइड होगा आपको जाके 11 से। 11 4 सा, ठीक है, देन 11 1 सा, तो ये आपका 41। ये 902 का फैक्टराइजेशन यही बोला जाए, प्राइम फैक्टराइजेशन आपके सामने आ गया। ठीक है। अब आ रही है 1517 की। ये वैल्यू डिवाइड किससे होगी? ये ना तो 2 से होगी, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, ना 13 से। ये जाके डिवाइड होगी 37 से। फिर आएगा 41, फिर 41 1 सा 41। ठीक है। सर आपको कैसे पता? ये मान लीजिए कि हमको याद है, ठीक है ना, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये आ गया। अब 1517 इक्वल्स टू 37 इंटू 41। तो आप लोगों ने क्या देखा? आपने देखा कि 902 एंड 1517 का ये रहा प्राइम फैक्टराइजेशन। और एचसीएफ कितना आ गया यहाँ पे? एचसीएफ आ गया 41। कितना आ गया? 41। तो ये जो एचसीएफ है ना, यही आपकी क्या है? ये आपकी है साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। क्या है? साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एक मिनट। ठीक है। ये क्या है? आपकी साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। ठीक। और इसी को हम लोग बोलेंगे साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, और ये हो जाएगा आपका, ये आ गई 41 साइड ऑफ स्क्वायर टाइल। बस हो गया सवाल। क्या करेंगे हम लोग? 41 से एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कैसे आएगा बेटा? 41 इंटू 41। अब 41 वन ज़ा 41 37, 41 वन ज़ा 41 22। तो आंसर कितना आ जाएगा? 22 इंटू 37। कितना आएगा आंसर मेरे भाई? 22 इंटू 37 हमारा आंसर हो जाएगा। अब वो कितना आएगा तुम खुद कर लो।
ये आएगा अप्रोक्स आपका 814, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड्स क्रॉसिंग change after every 48 second, 72 second and 108 second respectively if they all change simultaneously at 8 am। अगर सारी की सारी जो है 8 बजे साथ में ट्रैफिक लाइट चेंज हुई है साथ में, तो किस टाइम पे ये दोबारा चेंज होंगी, ठीक है। बात समझिएगा, 48, 72, 108। लॉजिक की बात करते हैं, ठीक है। पहली वाली लाइट 48 सेकंड ले रही है, दूसरी लाइट 72 सेकंड ले रही है, तीसरी वाली 108 सेकंड ले रही है। अब अगर लॉजिक ये लगाओ बेटा, तो जो भी टाइम आने वाला, मुझे नहीं पता तीनों कब साथ में होंगी, ठीक है। तीनों कब साथ में चेंज होंगी मुझको पता नहीं है, लेकिन लॉजिक वाले जब भी होगी, जो भी वैल्यू होगी, वो डेफिनेटली 48, 72 और 108 से ज्यादा ही होगी, ठीक है। इससे तुमको एग्जांपल दे, मान लीजिए एक आदमी है जो 2 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर लेता है, 2 सेकंड, ठीक है। एक आदमी है जो 4 सेकंड में चक्कर पूरा कर लेता है, सेम टाइप का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है ना। और एक आदमी है जिसको 6 सेकंड लगते हैं सेम चक्कर कंप्लीट करने में। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि तीनों लोग साथ में कब मिलेंगे, तीनों लोग साथ में कब मिलेंगे, सीधी सी बात है, जब 2, 4 और 6, ठीक है, तीनों का जब क्या निकालेंगे, एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। 2, 4, 6 जब साथ में मिलेंगे, तो दो, जो पहला वाला 2 सेकंड ले रहा है, दूसरा वाला 4 सेकंड ले रहा है, तीसरा वाला 6 सेकंड ले रहा है, तो तीनों साथ में कब मिलेंगे, आंसर है इन तीनों का एलसीएम निकाल लो। क्योंकि जो भी वैल्यू, जब भी ये मिलेंगे, भाई छोटी सी बात है ना, जो भी वैल्यू आने वाली है, तीनों साथ में कब जब भी मिलेंगे, एक बात तो पक्की है कि वो कम से कम 2 सेकंड से ज्यादा समय लेंगे। क्योंकि इसको 2 सेकंड लग रहे हैं, पहले वाले को लग रहे हैं 2 सेकंड, दूसरा वाला तो 2 से ज्यादा ले रहा है, तीसरा वाला उससे ज्यादा ले रहा है। मतलब 2 सेकंड वाला, 4 सेकंड वाला, 6 सेकंड वाले को मिलने के लिए मिनिमम 2 से ज्यादा टाइम ही चाहिए। यूँ कहा जाए मिनिमम 6 ज्यादा चाहिए, मिनिमम 6 से ज्यादा चाहिए। और वो नंबर निकालना हो जो दिए हुए नंबरों से क्या होता है, बड़ा हो, तो मेरा आंसर में क्या निकलता है, एलसीएम, क्या निकलता है, एलसीएम, ठीक है। ये तो एग्जाम्पल था आपके लिए। अब समझ में आ गई, सेम चीज यहाँ पे भी है कि 3 लाइटें हैं जो चेंज हो रही हैं, ठीक है, एक गिवन सेकेंड्स पे, तीनों साथ में कब चेंज होंगी, जो भी वैल्यू होगी डेफिनेटली इन तीनों नंबर से बड़ी होगी या बड़े वाले के बराबर हो सकती है, ठीक है, छोटी नहीं। आंसर क्या है, एलसीएम। शुरुआत करो, निकालो भैया, ठीक है। बेटा यहाँ पे एलसीएम निकलेगा, यहाँ पे एचसीएफ निकलेगा। ये बोलने के बजाय मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको मैं रीजन दे पाऊँ कि क्यों एलसीएम निकलेगा, क्यों एचसीएफ निकलेगा। और लॉजिक से इतना ध्यान रखना है कि अगर बड़ी वैल्यू आने वाली गिवन नंबर से तो एलसीएम निकलेगा, छोटी वैल्यू आने वाली है तो एचसीएफ निकलेगा। 2, 12, 18, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा, 27। फिर 2 6 2 9 एंड 27, देन 2 3 9 27, उसके बाद 3 1 3 9 3 1 1 3 3 1 1 1। तो भैया मेरे क्या आया एलसीएम, एलसीएम आया 2 2 4 8 16 16 3 48 48 3 144 144 3 432। तो कितना आया भाई एलसीएम, एलसीएम हमारा आया 432 सेकेंड्स। और अगर इसे मिनट में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा अप्रॉक्स 7 आवर्स, सॉरी 7 आवर बोल रहा हूँ मैं, 7 मिनट एंड 12 सेकेंड, ठीक है। 12, साफ साफ लिख लेते हैं, 12 सेकेंड्स। तो क्वेश्चन था एट व्हाट टाइम, कितने टाइम पे दोबारा साथ में चेंज होंगी। तो आंसर आया 8 बजे तो हो ही रहा था, तो 8 बज के 7 मिनट और 12, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो 8 बज के 7 मिनट और 12 सेकंड पे आपका रेट क्या होगा, टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं। शो दैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। जो 6 की पावर n है, वो n की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो,
कभी भी आंसर में जीरो नहीं आएगा कोई क्वेश्चन है। 6 पावर 1 क्या होता है 6, 6 पावर 2 क्या होता है 36, 216, यहाँ तो 6 ही आ रहा है। तो ये क्वेश्चन 6 की पावर n में भी पॉसिबल है। ये क्वेश्चन किताब में 12 की पावर n के नाम से भी दिया है, ये किताब में 4 की पावर n से भी दिया है। सब एक ही टाइप से होते हैं। होते कैसे समझो बात को, आप सबसे पहले समझो उसकी नीड क्या है। अगर लास्ट में चाहिए जीरो, क्या बोला, अगर लास्ट में चाहिए आपको जीरो, ठीक है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जीरो कब आता है, मान लीजिए 10 है, 10 कब आता है जब 2 है और 5 है। 20 के पास जीरो है, हाँ है, तो इसमें क्या है 2, 2 और 5। मान लीजिए 30 है, 30 में क्या है 2, 5 और 3। कुछ समझ रहे हो। तो जिनके पास भी जीरो है, जिनके पास भी क्या है जीरो है, सबके पास 2 और 5 जरूरी है। मतलब कम से कम एक 2 और एक 5 होना जरूरी है। तो आप क्या लिखोगे हेयर, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3। क्या बोलोगे बेटा, फैक्टर्स ऑफ 6 आर 2 and 3, बट टू गेट जीरो, ठीक है, ऑन एंड वी शुड हैव मिनिमम 1, 2 and 1, 5, ठीक है, एज फैक्टर्स। मतलब हम लोगों को अगर आखिरी में जीरो चाहिए तो कम से कम एक 2 और एक 5 दोनों ही होने चाहिए, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे क्या लिखा है एंड, एक 2 होना चाहिए और कम से कम एक 5 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई दैट्स वाई 6 पावर n, ठीक है, कैन नेवर एंड विद जीरो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इतना लिख के आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन क्या है, राइट द नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टराइजेशन इज दिस। सेम सवाल खत्म किया है और उसी टाइप का सवाल शुरू हो गया है। 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 17। पूछ रहा है कि यहाँ जो भी नंबर आएगा मुझको मुझसे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आखिरी में कितने जीरो आएंगे, ठीक है ना। मतलब जिसका भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, जिस भी सवाल का ये प्राइम फैक्टराइजेशन दिया है, क्वेश्चन ये है कि भैया ये बताओ आखिरी में कितने जीरो आएंगे, यहाँ पे जीरोस कितने होंगे, ये क्वेश्चन है। सिंपल, याद रखना अभी ऊपर पढ़ा हम लोगों ने कि एक जीरो के लिए हमें कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए। एक जीरो के लिए एक 2 और एक क्या चाहिए 5 चाहिए। तो यहां देखो 2 2 का स्क्वायर है, 5 की पावर क्यूब को हम लोग 5 का स्क्वायर इंटू 5 लिख ले, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 लिख लो। अब अगर ध्यान से देखो हमारे पास 2 बार 2 भी है और 2 बार 5 भी है, इसका मतलब पक्का कम से कम कितने मिलेंगे, 2 जीरो मिलेंगे। तो आंसर इज 2 जीरो। ठीक है, याद रखना जितने 5 की जोड़ी बनेगी उतने ही जीरो होते हैं। ऐसे सर और दिखाएं, एक प्रॉपर्टी होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लें 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर। अच्छा, बाकी कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, फर्क ये आ गया। तो ये क्या होगा 10 का स्क्वायर। अब तो आप खुद समझ जाओगे 10 का स्क्वायर मतलब कितना होता है 100, कितना होता है 100। तो एक बात तो पक्की है कि नंबर कुछ भी आए आखिरी में 2 जीरो आने वाले हैं। आंसर इज 2 zeros। आंसर इज 2 zeros। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल द डेसिमल फॉर्म ऑफ नंबर विल टर्मिनेट। मतलब सर, मतलब ये है कि जब आप इसको डिवाइड करने जाएंगे, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि डिवाइड होने के बाद आंसर क्या आएगा। उनको इस बात से मतलब है कि पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा। समझना है बेटा, कि पॉइंट कितने नंबर के बाद लगेगा। पॉइंट लगाता कौन है, जीरो। आप एग्जांपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए लिखा है 556/10 लिखा है, तो ये हो जाएगा 55.6। और अगर लिखा है 628/100 तो ये हो जाएगा आपका 6.28। तो बात समझे आप कि अपॉन में जितने जीरो ऊपर उतने के बाद पॉइंट लगता है। जीरो कहां बनता है, अभी देखो सेम क्वेश्चन पढ़ते हैं, जीरो बनता कब है 2 और 5 की जोड़ी से। बेटा जीरो कैसे बनता है, 2 और 5 की जोड़ी से। 5 का 4 लिखा है, आप इसको लिख लो 5 का 3,
इंटू 1, पल्ले पड़ा, हाँ है ना, बिल्कुल पल्ले पड़ गया। अब देखो ये 2 का क्यूब है, 5 का क्यूब है, तो आप इसको लिख सकते हो कितना, 10 का होल क्यूब। कुछ समझे आप? डिवाइड नहीं करना था भैया, सिर्फ इतना पता करना था कि अपॉन में कितने जीरो आएंगे, क्योंकि जो जितने जीरो अपॉन में होंगे, जितने जीरो अपॉन में होंगे उतना ही आपका आंसर आएगा। चाहो तो सॉल्व कर लो, चाहो तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। 9 वन सा 9, 3 सा, तो 5 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 0.6 अपॉन 10 का क्यूब, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1000, तो कितना है 0.006। कंफ्यूज्ड? आई डोंट थिंक सो। हुआ तो नहीं, कंफ्यूजन हुआ नहीं होगा, हो गया, खत्म हो गया आंसर। तो जीरो कौन खेल रहा है? जीरो खेलने के लिए आपके पास उतने जितने 2 है उतने ही 5 होने चाहिए, और जितने 5 उतने ही 2 होने चाहिए, ठीक है। तो हमको उतने जीरो मिलते हैं, मतलब अगर यहाँ देखो 3 बार 2 है और 3 बार 5 है, अलग किया ना हमने, उतने जीरो मिले। या ऐसे भी सोच सकते हो कि 2 और 5 में जो भी कम होगा, जो भी 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, तो जो भी कम होगा उसकी पावर जितनी होगी उतने ही जीरो मिलते हैं, ठीक है, अपॉन में। मतलब अगर अपॉन में है तो अपॉन में जीरो मिलेंगे, ऊपर है तो ऊपर मिल जाएंगे, खत्म, आ गया आंसर। ये तो मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ है, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, 0.2545454 डैश डैश डैश, ठीक है। मेरा सिंपल सा कंसेप्ट है, इन सवालों को सिंपलेस्ट फॉर्म समझते हो? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है इसको P अपॉन क्यू फॉर्म में लिख के दिखाइए, ठीक है। अच्छा कैसे लिखेंगे? मेरा तरीका एक ही है, 10 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक पॉइंट के बाद वाला सेम ना हो जाए, बस एक ही कंसेप्ट है। 10 से तब तक मल्टीप्लाई करेंगे जब तक पॉइंट के बाद वाला सेम ना हो जाए। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट चला जाएगा आगे, ये हो गया 2.545454 डैश डैश डैश। अब तुम बताओ, यहाँ पॉइंट के बाद जो था वही यहाँ पे लिखा है? नहीं सर, वो तो नहीं लिखा है, तो मतलब पॉइंट के बाद सेम नहीं हुआ, तो एक और 10 की रिक्वायरमेंट है, करो 100x, 25.454545 डैश डैश डैश। ये देखो हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई। क्या किसी भी इक्वेशन में ऐसा है जहां पे पॉइंट के बाद का सेम हो गया हो, किन्हीं भी दो इक्वेशंस में? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बार और करो, 1000x 25.4.545454 कुछ दिखा क्या? अब मुझे कोई ऐसी दो इक्वेशन मिली जिनके पॉइंट के बाद का सेम हो गया हो? हाँ सर, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 ऐसी हैं जहां पे अगर आप देखेंगे तो पॉइंट के बाद का आइटम क्या है, बिल्कुल सेम है। बस मिल गया हमको। इक्वेशन 4-2 कर दो। 4-2 कैसे करेंगे? लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होता है और राइट से राइट, तो 1000 से क्या माइनस हो जाएगा बेटा, 10, कितना आया 990x। कोई दिक्कत? कोई नहीं। और इधर देखो 254.54, पूरा पीछे का आइटम देखो, पॉइंट के पीछे का आइटम तो बिल्कुल सेम है, तो वो तो अपने आप निगलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे 254 - 2 करोगे कितना आ गया, 252। एक्स कितना आ गया, 252/990। आई होप प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक हो गया, सवाल खत्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर लीजिएगा। अगला क्या है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, ठीक है। इसको प्रॉपर करने का एक तरीका है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसका मतलब क्या है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं बचेगी। लिखा है प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। शुरुआत करते हैं। इसको बेटा ऐसे प्रूव करा गया है, जैसे मान लीजिए उसने कहा इरेशनल है, तो हमने इसको उल्टा लेके चले, हमने कहा चलो मान लिया लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे नहीं कभी कभी कोई केस लोग सॉल्व करते हैं कि माना ऐसा हुआ होगा, फिर सारी थ्योरी उसी पे बनाते हैं, और अगर आखिरी में से कोई बात निकल आई जो थ्योरी के अपोज कर रहा है, जो थ्योरी को अपोज कर रहा हो, तो हम क्या बोलते हैं, ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। वैसे ही कुछ लॉजिक यहाँ इस्तेमाल करा गया है कि प्रूफ तो करना था इरेशनल, पर हमने शुरुआत में इसको क्या मान लिया है, रेशनल मान लिया है ना भाई, और इसको रेशनल मान के चलेंगे, और आखिरी में ऐसा कुछ आएगा जो रेशनल की थ्योरी के ही अपोज है, फिर बोलना पड़ेगा सॉरी यार ये तो हो नहीं सकता, तो पक्का ही इरेशनल होगा। तो यही कहानी उसमें कहने वाले हैं। अगर मैंने कहा है √3 रेशनल नंबर, इसका मतलब पक्की बात हो गई कि √3 को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। रेशनल का मतलब यही है, स्टार्टिंग में यही पढ़ा हम लोगों ने। अच्छा P और Q क्या है? हेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब अगला क्वेश्चन सर को प्राइम क्या होता है? को प्राइम सच दैट नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम एक्सेप्ट वन। क्या बोलोगे? नो कॉमन फैक्टर्स बिटवीन देम एक्सेप्ट वन।
कि 1 के अलावा दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो स्टार्टिंग में हम लोग ये बात लेके चल रहे हैं, बात समझ लो। होता क्या है, स्टार्टिंग में रूल है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम, मतलब दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब होता क्या, स्टार्टिंग हमने जिस बात से कही है वो बात कभी हमें गलत साबित होनी नहीं चाहिए, है ना भाई। स्टार्ट जिस बात से हो रहा है, अगर वही गलत साबित हो गया सब गलत हो जाएगा। तो ऐसे कुछ है सिस्टम। आइए, मान लो हमने कहा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या हेडिंग बोल दी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। कितना आएगा बोलो ब्रो, √3 का स्क्वायर 3, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। फिर कितना आ गया, पी स्क्वायर 3 इंटू क्यू स्क्वायर। अब छोटी सी बात समझिएगा, अगर आपके ब्रैकेट मान लो यहाँ लिखा है 8 बराबर 4 इंटू 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 8 है वो 4 के टेबल में 2 बार में आ रहा है और 2 के टेबल में 4 बार में आ रहा है। इसका एक मतलब ये भी है, इसका एक मतलब ये भी है कि जो 8 है इज मल्टीपल ऑफ 4। क्या बोलोगे, 8 इज मल्टीपल ऑफ 4, बात है कि नहीं, और एंड 4 इज फैक्टर ऑफ 8। हाँ, देखो सेम पैटर्न में तो ये भी लिखा हुआ है, दिख रहा है कि पी स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू क्यू स्क्वायर, मतलब पी स्क्वायर 3 के टेबल में आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, पी स्क्वायर इज मल्टीपल ऑफ 3, ये बोल दो। या फिर ऐसा बोल दो कि 3 इज फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, एक ही बात है। ठीक, समझ में आ गया, हाँ आ गया। अब छोटी सी बात, अगर किसी का स्क्वायर उस पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है, किसी पर्टिकुलर नंबर से कट रहा है, तो वो खुद भी उससे कटेगा। मतलब सर, अगर पी स्क्वायर 3 के टेबल में आ रहा है तो पक्का पी भी 3 के टेबल में आएगा। ठीक है, और ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया कि पी इज फैक्टर ऑफ, सॉरी 3 इज फैक्टर ऑफ पी। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 हो गई आपकी। अब आगे सुनते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखो क्या बात निकल के आई, निकल गया कि 3 जो है वो पी का फैक्टर है, या निकल गया पी 3 का मल्टीपल है, मतलब पी जो है वो 3 के टेबल में आएगा, है ना, आएगा। तो सर कितनी बार में आएगा पता नहीं है, पी सर पक्का 3 के टेबल में आएगा, पर कितनी बार में आएगा नहीं पता है, तो हमने मान लिया 3 के टेबल में m बार में आएगा। कंफ्यूज, ये बात जो यहीं से बनी है। ठीक है भाई, ऐसे समझो 8 4 के टेबल में आ रहा है 2 बार में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि अब मान लो हमने कहा 990, मान लो कुछ भी नंबर, ये मान लो ये लिख दिया, बस एक मिनट में एग्जाम्पल। तो मैंने आपसे कहा कि जैसे मैंने आपसे कहा कि 91428654, ये 2 के टेबल में आएगा, तुम कहोगे हाँ सर बिल्कुल आएगा, आखिरी में 4 दिया है, आएगा। कितनी बार में आएगा पता नहीं है, तो ये पक्का नहीं आएगा, तो यहाँ कुछ भी लिख दोगे, क्वेश्चन मार्क हमने बना दिया, क्योंकि वी आर डैम श्योर कि हाँ आएगा। बस उसी क्वेश्चन मार्क को हमने यहाँ पे एम से करके क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। आपको समझ में आएगा अगली लाइन हमने क्या सोच के लिखी है, कुछ भी लॉजिक के बिना नहीं होता। ठीक है ना। अच्छा, ये आ गया आपका तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो कितना आ गया 9m स्क्वायर। इक्वेशन ये देखो, यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन 1 इसको बोल दो, क्वेश्चन 2 इसको बोल दो। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 में पी स्क्वायर किसके बराबर है, फ्रॉम 1 3 क्यू स्क्वायर 9m स्क्वायर। अब 3 से कट जाएगा, कितना आएगा 9 स्क्वायर, क्यू स्क्वायर आया 3m स्क्वायर। यहाँ भी वही बात हो रही, क्या बात हो गई कि जो क्यू स्क्वायर है इज मल्टीपल ऑफ 3। मेरा सेम बात जैसे ऊपर था, जैसे भाई जैसे यहाँ पे लिखा था सेम चीज यहाँ पे बन गई है, तो जो यहाँ लाइन लिख दी थी वो लाइन यहाँ लिख दे रहे, खत्म बात, उसमें क्या है। पी क्यू स्क्वायर मल्टीपल ऑफ 3, अगर क्यू स्क्वायर मल्टीपल होगा तो क्यू भी मल्टीपल हो जाएगा 3 के, बोलो हाँ है ना। तो इस तरह हमने प्रूव कर दिया। क्या प्रूव हो गया भैया, प्रूव किया ये हुआ कि क्यू भी 3 का मल्टीपल है और पी भी 3 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हम ये बोल सकते हैं कि P एंड Q हैव कॉमन फैक्टर्स, हैव कॉमन फैक्टर 3। ठीक है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्या बोलोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। बस हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ भाई साहब कि ऊपर जो हम बात मान के चल रहे थे ना कि ये रेशनल है, वो गलत साबित हो गई। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कोई बात लेके चल रहे हो और आखिरी में गलत साबित हो रही है, तो पूरा सवाल गलत साबित हो गया, मतलब इसको रेशनल लेके चलना ही गलत था, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इरेशनल। ठीक है, सो इट इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, सो आवर
assumption is wrong, क्या बोलेंगे हम लोग? our assumption is wrong, √3 is irrational number, √3 is irrational number. अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट वेदर ऑन सिंप्लीफिकेशन गिव्स एन इरेशनल नंबर और अ रेशनल नंबर. पूछ रहा भैया बताओ रेशनल बनेगा कि इरेशनल बनेगा, है ना? तो आओ सॉल्व कर लो. 245 क्या होता है बेटा? 4 इंटू सॉरी 9 इंटू 5, अरे यार 9 इंटू 5 √20 कितना होता है बेटा? 4 इंटू 5 और √2 ये तो लिखा ही रहेगा. जो चीज रूट के अंदर 2 बार वो बाहर 1 बार, तो 9 से बाहर आएगा 3, तो ये हो गया 6 √5. ये भी आएगा, ये हो गया 6 √5. ये आपका 2 √5. ये कितना आ गया बेटा? ये आपका 12 √5 अपॉन में 2 √5 कट गया. कितना आ रहा है? 6. और ध्यान दीजिएगा बच्चा, अगर रूट बच गया, बात पता ना, अगर रूट रह गया तो हम बोलते हैं क्या है? इरेशनल. और रूट अगर हट गया तो हम बोलते हैं रेशनल. तो आंसर क्या है? इसका आंसर क्या है? रेशनल. क्या आएगा यहाँ पे? टिक किससे मारोगे? रेशनल पे टिक मारेंगे. ठीक है, अगला सुनिए. क्वेश्चन है 5 प्लस, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट 5 प्लस 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर. इट इज बीइंग गिवन दैट. देखो बेटा ये लाइन बहुत लिखी होने बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन लिखा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अदरवाइज कैसे करेंगे आप? मतलब जो भी इरेशनल नंबर उसमें यूज हुआ है, या तो आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा, नहीं तो दिया होना चाहिए कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ये √2 क्या है? इरेशनल. यहाँ पे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है. तरीका वही है, लेट 5 प्लस 3 √2 इज रेशनल. और अगर ये रेशनल है, इसका मतलब आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, P और Q क्या होते हैं पता होगा? P और Q होते हैं इंटीजर्स. क्या होते हैं? इंटीजर्स. याद है ना? ठीक, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 √2 इक्वल्स टू P अपॉन Q माइनस का 5. तो ये कितना है? 3 √2 P माइनस 5Q अपॉन में Q, और 3 भी चला आएगा नीचे चाहो तो. नेक्स्ट स्टेप में कितना आ गया? √2 इक्वल्स टू P माइनस का 5Q अपॉन में 3Q. अब ध्यान से देखो बेटा, P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं. क्या होते हैं? इंटीजर. ये पूरा ही आइटम क्या है? इंटीजर से मिलकर बना है. इंटीजर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? रेशनल. इंटीजर्स क्या होते हैं? बिलोंग्स टू रेशनल. इंटीजर्स क्या होते हैं बेटा? इंटीजर्स एक टाइप के रेशनल नंबर होते हैं. तो राइट हैंड साइड क्या है? रेशनल. और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इरेशनल, क्योंकि ये दिया गया है. अदरवाइज अगर ये ना दिया होता तो हमको पहले √2 प्रूव करना पड़ता कि ये रेशनल है, उसके बाद ये कहानी कहते सेम टू सेम पैटर्न से. √2 कैसे प्रूव होता? सेम टू सेम ऊपर √3 किया बेटा, सेम सेम पैटर्न से. सेम पैटर्न √2 होता है, √5 सब कुछ सेम पैटर्न से होता है. कुछ भी नहीं करना है. वहां कॉमन फैक्टर 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर √11 करोगे तो 11 आ जाएगा, √2 करोगे तो 2 हो जाएगा कॉमन फैक्टर, और कुछ नहीं. तो राइट हैंड साइड बेटा क्या है इसमें? रेशनल. लेफ्ट क्या है? इरेशनल. तो क्या बोलोगे? रेशनल can't be equals to irrational. ठीक है, means our assumption is wrong. our assumption is wrong. assumption मतलब हमारा ये मानना कि भाई अपना क्या है? रेशनल है. भाई अपना क्या है? रेशनल है. ये बात सरासर क्या है? गलत है. ठीक है, और हम इसका खंडन करते हैं, मतलब हम इसको नहीं मानते. ठीक है, अगला सुन लो, सेम पैटर्न पे ये भी सवाल हो जाएगा. प्रूव दैट √2 प्लस √3 इज एन इरेशनल नंबर. तरीका वही सेम है. लेट √2 सॉरी प्लस √3 इज रेशनल नंबर. सर जी यहाँ पे तो कहीं पर भी √2 और √3 को ये नहीं बताया गया कि ये इरेशनल है. तो कैसे करेंगे आप सवाल? मेरे अकॉर्डिंग अगर ये सवाल 1-2 नंबर में आया तो ऐसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर देना. पर ये सवाल अगर 4 नंबर में आया तो आपको सबसे पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि √2 क्या है? इरेशनल. और √3 क्या है? इरेशनल. कैसे प्रूफ करोगे? सेम जैसे ऊपर किया ना, पूरे सिस्टम बना के. जी, √3 के लिए भी ये होगा, √2 के लिए भी ये होगा, उसके बाद ये सवाल होगा. ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग. मतलब मैं बोर्ड की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और बोर्ड की कहानी ये है कि जो अभी आपको लग रहा है कि बताना चाहिए वो आपको बताना पड़ता है. ठीक है ना, आप ये नहीं, आप एज्यूम नहीं कर सकते कुछ भी. ठीक है, ये बोर्ड में नहीं चलता है. चलिए, तो √2 प्लस √3 इज रेशनल नंबर. इसका मतलब क्या है बेटा? कि √2 प्लस √3 को आपने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया. अभी तक आपने पिछले सवाल में क्या किया था बेटा? पिछले में क्या किया था आप लोगों ने कि रूट वाले आइटम को एक तरफ रखा था, बाकी सबको वहां फेंकते जा रहे थे. हाँ है ना?
और अब यहाँ तो दोनों ही रूट में, तो क्या करें सर, बिना रूट के होता तो हम कर लेते। तो एक काम करो, स्क्वायरिंग कर दो, क्या कर दो, स्क्वायरिंग, क्या कर दो ब्रो, स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, ये कितना है बेटा, पी स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। ठीक है, आई होप अब समझ में आपको आ गया होगा कि होने क्या वाला है, क्योंकि अब सवाल, नए सवाल ने जो कि हम कर रहे हैं उसने पुराने सवाल की शक्ल ले ली है। ठीक है, अब वही काम करोगे, बिना रूट के आइटम को सब वहां भेज दो, तो कितना आ गया, 2√6 पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस का 5। ठीक है, और एक मिनट, इसके बाद क्या आएगा, 2√6 पी स्क्वायर माइनस का 5 क्यू स्क्वायर अपॉन में, ओ सॉरी, अपॉन में कितना आ गया, क्यू स्क्वायर, और 2 को अगर चाहो हटा दो यहाँ से, मतलब भाई 2 चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ये आ गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो पी और क्यू है दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर है। इसका मतलब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर्स होते क्या है, इंटीजर्स आर आल्सो पार्ट ऑफ रेशनल नंबर, आर आल्सो पार्ट ऑफ, ये एक्चुअल में पी और क्यू क्या हुए, रेशनल हो गए, पी और क्यू क्या है, रेशनल। और अगर पी और क्यू रेशनल है तो इनसे बनने वाला नंबर भी क्या होगा, रेशनल होगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, और √6 पता है आपको, अगर रूट रह गया और वो सॉल्व नहीं हो पाया, ऐसे रूट से बाहर वैल्यू नहीं आ पाई, मतलब कोई चीज रूट के अंदर 2 बार नहीं है, 2 बार होगी तभी तो एक बार बाहर आएगी, अगर नहीं है तो वो नंबर क्या होता है बेटा, इरेशनल होता है। अब आप मुझे बताओ, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर कभी बराबर आपस में हो ही नहीं सकते, तो रेशनल कांट बी इक्वल्स टू, एक मिनट, इरेशनल कांट बी इक्वल टू रेशनल, तो अवर अजम्पशन इज रॉन्ग। आप कर ले, सेम लाइन आपको यहाँ लिखनी है, मतलब ये इरेशनल ही था। हो गया, आइए लास्ट सवाल देखते हैं, लास्ट सेकंड लास्ट सवाल है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। √2 एंड √7 के बीच में हमें चाहिए एक रेशनल नंबर। रेशनल कौन, जो जिसपे रूट ना हो। तो अगर लॉजिक का इस्तेमाल करना चाहो तो ये रहा √2, √4 आएगा इसके बीच में, हाँ या ना, आएगा तो सर, और अगर वो आएगा तो √4 क्या होता है, 2 होता है। लो भैया, पहला आंसर तो आ गया। तो यहाँ पे एक और क्यूट सी बात लिख दी है कि अगर सर इरेशनल निकालना हो, ये आपका क्या है, रेशनल है। क्या ये रेशनल है। अगर सर इरेशनल मांगे तो, अरे इरेशनल जितने रूट वाले आइटम है, √2 के बीच में √3 भी तो आएगा, √5 भी तो आएगा, √6 भी तो आएगा, ये सब क्या है, √7 के बीच के क्या है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे इसको, इरेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √7। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एमसीक्यू फॉर्म में है। ए एंड बी, कोशिश ये करिएगा बेटा कि कोई भी टाइप का अगर एक हल्का से भी टाइप है आपकी किताब में, RS अग्रवाल में, तो मेरी कोशिश रही कि उसको पूरा कराएं, और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से हैं, तो कोशिश ये करिए RS एनसीईआरटी का ऐसा कॉम्बो बनाया गया है कि कोई भी टाइप हमसे ना छूटे, है ना। पेपर से एक दिन पहले टाइप होना जरूरी है। सवाल होगा कि नहीं होगा वो बहुत बात की बात है, अगर टाइप आपको आते हैं सवाल अपने आप बन जाते हैं। ठीक, सुनिए क्वेश्चन है, ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3। बात समझिए, ए लिखा है, इसका लीस्ट प्राइम फैक्टर जो है वो क्या है, 3 है। ठीक, बात समझिएगा। और बी का है कुछ, 2 पॉइंट सवाल है, लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, बी का सॉरी 5 है। बात समझिएगा, कह रहा है भैया ए का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 3, और बी का सबसे छोटा फैक्टर क्या है, 5। तो हमसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। तो अगर इसको बात करें हिंदी में कि जो ए है, ए जो है सबसे छोटी वैल्यू जिससे डिविजिबल है वो 3 है, बी जो सबसे छोटी वैल्यू जिससे डिविजिबल है वो 5 है। बात समझ रहे हो। अच्छा, अगर कोई वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू 3 से डिविजिबल है, तो एक बात तो पक्की है, अगर वो सबसे छोटी वैल्यू 3 से डिविजिबल है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है, अगर वो 2 से डिविजिबल नहीं है तो पक्की बात है वो इवन तो होगी नहीं, दैट मस्ट बी ऑड, तो ए क्या है, ऑड। सेम बात बी पे लागू होती है, क्या सर, कि बी की भी सबसे छोटा फैक्टर कौन है, 5, मतलब बी 2 से डिविजिबल नहीं है, तो फिर बी किससे डिविजिबल होगा, 2 से नहीं होगा, 5 से होगा, मतलब ये भी ऑड है। अब आप बताओ, अगर ए ऑड है और बी भी ऑड है, तो ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन।
मतलब a प्लस बी खुद क्या है, एक इवन वैल्यू है, और इवन वैल्यू का सबसे छोटा प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2। आंसर क्या आया, 2। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 1। मैंने पूरा अच्छी तरह आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, और ये मान लीजिए चलिएगा कि आने वाले टाइम में लगभग आपके सारे चैप्टर जो कि इंपॉर्टेंट है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्पोर्ट्स शुरुआत होने से पहले सब कुछ करा दिया जाएगा। ठीक है, टिल देन